Good evening, students. The last topic of Unit 3 is current scenario of HRD in India. So let us begin. Now this topic talks about since the time of liberalization, globalization that is started in 91 till the current times, that when the liberalization, globalization started, it was a time to usher in changes in the Indian economy and as a result into the organizations. So it started after 1991 till the current time. However, we can say that lot many things have changed over a number of years in the last 30 years, but still we are not at par with the Western world so far our HRD practices are concerned. We need to focus more on developing the HRD in India. Having said that, let us begin. So recent scenario of human resource development in India, this is the topic. It is no secret that employee attitude about their job, their benefit and their employees can range from exuberance to sour. यानी कि बहुत खुशी से बहुत दुखी. sour का मतलब खट्टा. ठीक है. It means कि employees के जो attitude है या उनके benefit जो employer उनको देते हैं, ठीक है, उनके बेसिस पे जो उनका रिएक्शन है वो exuberant यानी बहुत ज्यादा खुश है, एक एक्सट्रीम पे है, और दूसरी तरफ क्या है कि बहुत ज्यादा दुखी है. दोनों ही चीजें हैं. So there is a quantum to measure from very happy to very sad. So far the employee attitude towards their job, their benefit and towards their employer is concerned. ठीक है, वो बहुत खुश भी हो सकते हैं और at the other far end of the continuum they can be very sad also about the attitude of their employers. Human resource development ultimately takes care of the human resources. This is the basic theme. So if an organization is doing that, people are happy. If an organization is not doing, people are not happy. You have to understand this. What's less well known and harder to find is exactly what matters to a specific type of employees and how effective various types of HRD policies, practices and workplace characteristics are in motivating employee productivity. Ultimately हर प्रकार के, ये पैरा ये कह रहा है कि हर प्रकार के एम्प्लॉयज को हमें ध्यान में रख के अपनी HRD पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस डिजाइन करनी चाहिए, जिससे कि हम लार्जली ज्यादा से ज्यादा लोगों को मोटिवेट कर सकें फॉर प्रोडक्टिविटी एंड रिटेंशन, कि वो हमें छोड़ के ना जाए. ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को मोटिवेट करने के लिए हमें ओवरऑल स्ट्रेटजी हर प्रकार के जो एम्प्लॉयज हैं उनको नजर में रख के बनानी चाहिए. लेट अस एग्जामिन द एचआरडी सिनेरियो इन इंडिया कॉन्टेक्स्ट विद प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट इन मैनेजमेंट साइंस एंड प्रैक्टिसेस. न्यूमरस प्रोग्राम पॉलिसीज एंड सिस्टम हैज बीन डिजाइन्ड टू इन्फ्लुएंस और अडैप्ट एम्प्लॉय एटीट्यूड एंड बिहेवियर टू क्रिएट कैपेबिलिटी एंड कंपटीशन एंड चेंजिंग एनवायरमेंट. देखिए, विद द चेंजिंग एनवायरमेंट ये तमाम चीजें क्यों करनी पड़ रही है. ह्यूमन रिसोर्स डेवलप को फर्दर कॉन्सेंट्रेट क्यों करना पड़ रहा है ह्यूमन रिसोर्सेज के ऊपर, उनके डेवलपमेंट के ऊपर. ठीक है, क्यों? क्योंकि तमाम पॉलिसीज, प्रोग्राम्स, ठीक है, ये इसलिए चेंज करनी पड़ रही है क्योंकि अल्टीमेटली हमें एम्प्लॉय के एटीट्यूड और बिहेवियर को इस प्रकार से ढालना है. वी हैव टू चेंज द एटीट्यूड एंड बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉयज इन अ मैनर so that they are more capable, competitive in the changing environment. यानी कि लोगों में वो खूबियां हों कि वो बदलते हुए दौर में अपने को अडॉप्ट कर पाए. ठीक है, तो दिस इज द प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट. ठीक है, इन मैनेजमेंट साइंस एंड प्रैक्टिसेस इन ऑर्डर टू मोटिवेट पीपल, इन ऑर्डर टू इन्फ्लुएंस पीपल इन अ राइट मैनर सो दैट दे आर वेल अडेप्टेड इन द चेंजिंग करंट एनवायरमेंट ऑफ बिजनेस. ठीक है, देखिए, कंपनीज को निरंतर कोशिश करनी चाहिए कि खुद को डेवलप करे, अपग्रेड करे, और साथ ही साथ टेक्नोलॉजी के साथ ह्यूमन रिसोर्सेज को भी डेवलप करते रहे. सो देयर शुड बी मैचिंग विद दिस थिंग. पोस्ट 1991 जब लिबरलाइजेशन शुरू हुआ 1991 में, मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे. उन्होंने बहुत सारे ड्रास्टिक चेंज करे, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करे, सब जानते हैं हम, जिसे एलपीजी बोलते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन. उससे एक नई रफ्तार आई इन द लास्ट 30 ईयर्स. आज जहां पे अहम है वो कहीं ना कहीं उसकी शुरुआत 1991 के बाद हुई, जो लिबरलाइजेशन का पीरियड आया उसके बाद से शुरू हुई. इंडिया स्टार्टेड इट फेज इकोनॉमिक स्ट्रक्चर टू प्रोवाइड डोमेस्टिक ऑर्गेनाइजेशन द टाइम एंड कॉम्पिटेंसी टू फेस ग्रेटर कंपटीशन. क्योंकि लिबरलाइजेशन हो गया, अब फॉरेन की कंपनीज इंडिया में आने लगी, तो नेचुरली कंपटीशन बढ़ने लगा. द लिबरलाइजेशन पेव द वे फॉर इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी विद द ग्लोबल इकोनॉमी. चूंकि अब हमारा फॉरेन का पार्टिसिपेशन, वहां जाके वहां के लोगों को इन्वाइट करना, खुद फॉरेन में जाके अपने प्रोजेक्ट्स लगाना, ये कंपनीज ने स्टार्ट कर दिया था, जिससे कि हमारी इंडियन इकोनॉमी जो कि एक क्लोज्ड इकोनॉमी थी वो ग्लोबल इकोनॉमी से जाके मिल गई.
इज ओपनिंग अप के कारण। देन लिबरलाइजेशन हैज रिजल्टेड इन सडन एंड इंक्रीज लेवल ऑफ कंपटीशन फॉर इंडियन ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम मल्टीनेशनल फर्म्स। अब चूंकि मल्टीनेशनल फर्म्स बाहर से इंडिया में आने लगी तो नेचुरली हमारी डोमेस्टिक फर्म्स को खतरा भी महसूस हुआ था शुरू में, बट बाद में वो ठीक हुआ। आज अगर हम बात करें, हमारी ज्यादातर डोमेस्टिक कंपनीज अगर आप मानेंगे, उनने किसी न किसी मल्टीनेशनल कंपनी से हाथ मिलाया हुआ है, जिससे कि जॉइंट कोलैबोरेशंस बोलते हैं, और खुद को अपग्रेड किया है। ठीक है, सो ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम मल्टीनेशनल फर्म्स, ग्लोबलाइजेशन, इंटरनलाइजेशन ऑफ डोमेस्टिक बिजनेस, concern for total quality management, incentives to export, demographic changes in employee profile, retaining and redeployment of workforce, focus on performance appraisal and career, ये तमाम चीजें लिबरलाइजेशन के बाद से शुरू हुई। मुद्दा एक ही था, क्योंकि अब फॉरेन मल्टीनेशनल कंपनी से हमें कंपटीशन फेस करना पड़ रहा था। तो ये तमाम जितने भी फैक्टर्स हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार से इन्फ्लुएंस ह्यूमन रिसोर्सेज कर रहे हैं, उन सब में अपग्रेडेशन की जरूरत महसूस हुई। चाहे वो परफॉर्मेंस अप्रेजल हो, करियर मैनेजमेंट हो, ठीक है, रीडिप्लॉयमेंट, दोबारा से नौकरी दिया जाए वर्कफोर्स को, वो हो, उनको रिटेन किया जाए, डेमोग्राफिक चेंजेस इन एम्प्लॉय प्रोफाइल, अब फीमेल्स का पार्टिसिपेशन वर्किंग में बहुत है। ठीक है, टोटल क्वालिटी में टीक्यूएम का कंसेप्ट आ गया, क्वालिटी को मेंटेन करना है। ये तमाम चीजें जो थी, ये मल्टीनेशनल कंपनीज ने जब कंपटीशन दिया तो डोमेस्टिक कंपनीज को भी अपग्रेडेड करने की आवश्यकता दिखाई दी। ठीक है, thus with liberalization there was an increasing pressure on Indian organization to change from indigenous costly suboptimal level of technology to performance based competitive and higher technology provisions। पहले महंगी टेक्नोलॉजी थी, पैसा ज्यादा खर्च होता था, आउटपुट कम निकलता था। अब क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव है, ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के कंसेप्ट आ गए हैं, नए नए कंसेप्ट आ गए हैं, जिससे कि हम टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर सके और साथ ही साथ परफॉर्मेंस को भी मेंटेन कर सके। पुरानी चीजें जो रिडंडेंट थी, उनको छोड़ के हम नेक्स्ट लेवल पे आगे बढ़ गए। देन इंडियन ऑर्गेनाइजेशन हैड टू डेवलप द वर्कफोर्स केपेबल ऑफ टेकिंग अप द चैलेंजेस थ्रोन बाय द न्यू इकोनॉमी। सीधी सी बात है, आइदर यू परफॉर्म और यू डोंट एग्जिस्ट। सो नया इकोनॉमिक एनवायरमेंट ने इस तरह के चैलेंजेस दिए सारी इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस को, और ज्यादातर इंडियन ऑर्गेनाइजेशन ने पिछले 30 साल में हम कह सकते हैं खुद को अडॉप्ट किया है, चेंजेस किए हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप किया है। और आज जहां पे हम हैं, हालांकि हम ये नहीं कह रहे कि एचआरडी बहुत ज्यादा डेवलप्ड है इफ यू कंपेयर विद अमेरिकन एंड अदर डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ द नेशन, बट यस, ये जो फासला तय हुआ 1991 से 1920 तक, वी कैन श्योरली से दैट वी हैव डेवलप्ड अ लॉट। नाउ द एडेप्टेशन ऑफ प्रोफेशनलाइज्ड एचआरडी प्रैक्टिस इन इंडिया इज रिसेंट फेनोमेनन बट हैज गेन मोमेंटम इन द पास्ट 10 ईयर। पिछले 2010 से लेकर 2020 तक काफी कुछ बहुत तेजी से बदला है। ठीक है, करंट सरकार की जो नीतियां थी, जैसे हम जानते हैं कि बीजेपी 2014 से आ गई थी, उसके बाद से और तेजी से ये सारे चेंजेस, रिफॉर्म्स आने शुरू हो गए। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशंस आर नाउ आस्किंग देयर एचआरडी डिपार्टमेंट फॉर इनोवेटिव अप्रोचेज एंड सॉल्यूशंस टू इंप्रूव प्रोडक्टिविटी। अल्टीमेटली एचआरडी डिपार्टमेंट्स को वर्क करना पड़ रहा है, जिससे कि वो अप्रोचेस तय कर सकें, वर्क अप्रोचेस, काम करने के तरीके, जिससे कि प्रोडक्टिविटी इंट्रोड्यूस करे, क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ, लोगों की क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ भी इंप्रूव हो, वाइल एप्टली कोपिंग विद द एनवायरमेंट ऑफ हाई अनसर्टेनिटी एंड इंटेंस ग्लोबल प्रेशर। देखिए, एनवायरमेंट बड़ा इंटेंस है, कॉम्पिटिटिव है, अनसर्टेन है, बट इसके बावजूद हमें अपनी प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ ऑफ द प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करते हुए क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ ऑफ द एम्प्लॉयज उसको भी बरकरार रखना है। तो ये बहुत चैलेंजेस हैं, अनसर्टेनिटी है, कंपटीशन है, दूसरे कॉम्पिटिटिव फोर्सेस बहुत सारे हैं, इन सब में सर्वाइव करते हुए हमें आगे बढ़ना है। एंड वी हैव टू इंप्रूव आवर प्रोडक्टिविटी एंड ऑल्सो गिव अ गुड लाइफ, वर्क लाइफ टू द एम्प्लॉय। सिनेरियो ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इन इंडिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय नंबर 1 लैक ऑफ एडेप्टेशन, पुराने समय की बात कर रहे हैं, ऑफ इनोवेटिव एचआर प्रैक्टिसेस, यूनियनाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन ड्यू टू लैक ऑफ कोऑपरेशन एटीट्यूड अमंग। जहां यूनियंस बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती थी पुराने टाइम में, वहां पे क्या होता था कि इनोवेटिव एचआरडी प्रैक्टिस, नए जो एक्सपेरिमेंट होते हैं एचआरडी में, वो पॉसिबल नहीं थे, क्योंकि वो रेजिस्ट करते थे। यूनियंस हड़ताल पे चली जाती थी, जो एम्प्लॉयर्स थे उनको बहुत दिक्कतें आती थी, तो ये शुरू की दौर की थी। देन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन हैव बीन एबल टू अडॉप्ट एचआरडी प्रैक्टिस फुल्ली ड्यू टू वेरियस कॉस्ट, रिसोर्सेज एंड एक्सपर्टीज इन्वॉल्व। जो कॉस्ट को बियर करना होता है, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन कर लेती थी ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने के लिए, उनके पास रिसोर्सेज हैं और उन पर एक्सपर्ट लोगों की भी कमी नहीं है जो एडेप्टेशन ऑफ एचआरडी प्रैक्टिसेस को पूरी तरह से इम्बाइब कर सके, लेके आ सके। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल देता हूं टाटा कंपनी का, वन ऑफ द बिगेस्ट
corporates in India after Reliance that we have. Now, टाटा एक ऐसी कंपनी है जिसको एचआरडी का बेस्ट प्रैक्टिस कई बार मिला है, क्योंकि वो अपने एम्प्लॉयज को वैल्यू बहुत ज्यादा करते हैं, ठीक है, और साथ ही वो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक्सपर्ट्स को इन्वॉल्व करते हैं एचआरडी प्रैक्टिसेस में, ठीक है, जिससे कि कॉस्ट को भी कंट्रोल करे, रिसोर्सेस को भी मैनेज करे और साथ ही साथ डिलीवर कर सके, ठीक है। ये एक एग्जांपल है। ऑर्गेनाइजेशन विथ फॉरेन पार्टिसिपेशन हैव मोर एक्सटेंसिव एंड अर्ली इंप्लीमेंटेशन ऑफ एचआरडी प्रोग्राम्स, क्योंकि शुरू में जो कोलैबोरेशंस हुए फॉरेन कंपनीज के साथ इंडियन कंपनीज का, उन्होंने एचआरडी प्रोग्राम्स को, क्योंकि वहां पे फॉरेन कंपनीज में एचआरडी प्रोग्राम बहुत डेवलप थे, तो जब उन्होंने इंडियन ऑर्गेनाइजेशन से हाथ मिलाया, दे वेंट फॉर एमओयूज एंड जॉइंट कोलैबोरेशंस, तो ये फायदा डोमेस्टिक कंपनीज को काफी हुआ। एंड तो वही कह रहा है, ऑर्गेनाइजेशन विथ फॉरेन पार्टिसिपेशन हैव मोर एक्सटेंसिव एंड अर्ली इंप्लीमेंटेशन ऑफ एचआरडी प्रोग्राम। शुरुआती दौर में जब लिबरलाइजेशन हुआ, जिन कंपनीज ने फॉरेन कंपनीज के साथ हाथ मिलाया तो उनके पास अच्छी एचआरडी प्रोग्राम्स की चीजें आई, क्योंकि वो अडॉप्ट किया गया फॉरेन की कंपनीज से। एंड प्रैक्टिसेस देन पब्लिक एंड फैमिली ओन, जो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस थी, जो सरकारी कंपनीज थी और जो फैमिली ओन बिजनेस थे, वो दे वर स्लो टू अडॉप्ट टू दीज चेंजेस ऑफ एचआरडी, इसलिए वो पीछे भी रह गई थी और बहुत बंद भी हो गई थी, बहुत सारी कंपनीज बंद भी हो गई थी लिबरलाइजेशन के बाद। This is because international consultant propound those HRD studies such as training, performance appraisal, career management, reward mechanism, etc. are key to improvement. लोगों को डेवलप करने के लिए ये जितने भी एचआरडी मैकेनिज्म में, ये सारे हम कर चुके हैं ऑलरेडी टॉपिक, इन सारी चीजों, उनको अच्छा करियर चाहिए, उनको रिवॉर्ड चाहिए, ठीक है, उनको तरह तरह की ट्रेनिंग्स चाहिए, उनकी परफॉर्मेंस अप्रेजल इस तरह की होनी चाहिए कि ये नहीं कि हमें उनकी कमियां बतानी है, बल्कि उनको आगे डेवलपमेंट के लिए बढ़ाना है, उनको अच्छा इंसेंटिव देना है, जिससे कि वो फर्दर मोटिवेट होकर अच्छा काम कर सके। सो दिस इज द बेसिक। देन ऑर्गेनाइजेशन विद स्ट्रॉन्गर लीडरशिप हैव बीन एबल टू इंप्लीमेंट एचआरडी प्रोग्राम्स एंड प्रैक्टिसेस। दिस इज बिकॉज मोस्ट ऑफ द इंडियन ऑर्गेनाइजेशन सीम टू रिटोरिक बिलीफ सच एज चेंज इज कॉन्स्टेंट, यानी कि ज्यादातर जिन ऑर्गेनाइजेशन के पास लीडरशिप स्ट्रांग थी, उन्होंने अच्छी तरह से एचआरडी प्रोग्राम्स को, प्रैक्टिसेस को अपनाया। साथ ही साथ एक और चीज है, दिस इज बिकॉज मोस्ट ऑफ द इंडियन ऑर्गेनाइजेशन, बट ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशन क्या बिलीव करती थी, चेंज इज कांस्टेंट, हमें चेंज करते रहना है, क्वालिटी मैटर्स अ लॉट, प्रोडक्ट मैटर्स अ लॉट, नॉट पीपल आर पैरामाउंट, यानी कि लोग इतने जरूरी नहीं है, बट क्वालिटी, प्रोडक्ट, ठीक है, और खुद को बदलते रहना जरूरी है। सो देयर कॉन्सेंट्रेशन वॉज नॉट ऑन एचआर बट ऑन क्वालिटी एंड प्रोडक्ट्स, ठीक है, और इंफॉर्मेशन गैदरिंग। बट ये भी जरूरी है, बट उतना ही जरूरी लोगों के ऊपर ध्यान देना भी है। ये कुछ कंपनीज भूल गई थी और उन्होंने सफर भी किया। इंडियन ऑर्गेनाइजेशन विच आर ट्राइंग टू बी कॉम्पिटिटिव बाय इन्वॉल्विंग द सर्विसेज ऑफ इंटरनेशनल मैनेजमेंट कंसल्टेंट हैव बीन फाउंड टू फेवर एचआरडी प्रोग्राम्स एंड प्रैक्टिसेस। जो कंपनीज कॉम्पिटिटिव होने के लिए इंटरनेशनल मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स को अपने रीस्ट्रक्चरिंग के लिए, ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करने के लिए हायर करती हैं, ठीक है, उन सब ने एचआरडी प्रोग्राम्स को फेवर किया और अल्टीमेटली उन्होंने ये बोला कि थ्रू द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज प्रोग्राम ओनली यू कैन डेवलप द ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टेइंग कॉम्पिटिटिव। दिस बिकॉज इंटरनेशनल कंसल्टेंट प्रोवाइड दिस एचआरडी स्ट्रेटजीज सच एज ट्रेनिंग, परफॉर्मेंस अप्रेजल, करियर मैनेजमेंट, रिवार्ड मैकेनिज्म एक्सेट्रा आर की टू इंप्रूवमेंट। क्योंकि जितनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अल्टीमेटली वो इसी बात पर जोर दे दिए कि लोगों के विकास से, लोगों को डेवलप करके ही ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप किया जा सकता है। दिस इज द बॉटम लाइन दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। Lack of professionally managed HRD departments. This has resulted in lack of strategic role in terms of ability to identify, develop and manage support sources for adaptation of HRD program. ये एक कमी है कि अगर प्रोफेशनली मैनेज्ड एचआरडी डिपार्टमेंट्स नहीं होंगे, एक ढर्रे के होंगे, तो फिर जो उनका स्ट्रैटेजिक रोल है, फ्यूचर को देखते हुए जो उनका रोल होगा, to identify, ability to identify, develop and manage support resources for adaptation, यानी कि वो रिसोर्सेज जो कि ह्यूमन रिसोर्स प्रोग्राम को सपोर्ट करते हैं, उनको भी डेवलप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जैसे संसाधनों की कमी, यू कैन नॉट गिव ऑल काइंड ऑफ रिसोर्सेज इन ऑर्डर टू एड डेवलपमेंट ऑफ एचआरडी प्रोग्राम, तो फिर आप ना तो प्रोफेशनली मैनेज कर पाओगे और ना ही वो रिजल्ट डिलीवर कर पाओगे जो कि आपसे एक्सपेक्टेड है। दिस इज प्राइमरली ड्यू टू नॉन पोजीशन ऑफ करंट नॉलेज बेस एंड एबिलिटी टू रिसर्च न्यू डेवलपमेंट बाय मेथड्स ऑफ बेंचमार्किंग एंड नेटवर्किंग। ये कुछ लास्ट के 2 पॉइंट ये मैंने इसलिए लिखे हैं जिससे कि आप जो मेन चीज है उस पर फोकस करो कि ये हमारी बेसिक कमियां है। लास्ट वाला कह रहा है
ड्यू टू नॉन पोजेशन ऑफ करंट नॉलेज। अगर आपको ह्यूमन रिसोर्सेज की करंट नॉलेज नहीं है एंड एबिलिटी टू रिसर्च न्यू डेवलपमेंट, नया डेवलपमेंट कैसा हो ये आपको नहीं पता, ठीक है, बाय मेथड ऑफ बेंच मार्किंग, हमें यहां तक पहुंचना है बेंच मार्किंग और हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, तब तक आप इंप्रूव नहीं कर सकते। और नेटवर्किंग का मतलब आपको हर सोर्सेज से नॉलेज गेन करनी है अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बेहतर बनाने के लिए। दिस इज द बॉटम लाइन। सो दिस इज द करंट सिचुएशन और सिनेरियो इन इंडिया कि बहुत कुछ हो चुका है, बट बॉटम लाइन हम ये कह सकते हैं दैट लॉट मेनी थिंग स्टिल नीड्स टू बी डन। With this we end this and cover up this topic. So next lecture onward we will start with our 4th unit.